नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का मैथ है, तो आज दोस्तों इसका हम लोगों का लेक्चर 6। ठीक है, यानी दोस्तों आज हम लोग अध्याय 6 के बारे में यानी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो कि दोस्तों हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट है वास्तविक संख्या, उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं, एकदम पूरा जीरो से लेके हीरो लेवल तक बात की है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो को लिंक जो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा सेकंड चैप्टर जो था, हमारा सेकंड चैप्टर दोस्तों बहुपद था। ठीक है, और हमारा थर्ड चैप्टर जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं, दो चार रैखिक जो होता है समीकरण युग्म के बारे में बात किए हैं। हमारा जो चौथा चैप्टर था बाबू, चौथा चैप्टर हम बात किए थे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हमारा जो पांचवा चैप्टर था, उसके बाद दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 6 जो होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 हम आज त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए बाबू, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कापी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि त्रिभुज क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय नंबर 6 यानी चैप्टर 6 त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है बाबू, त्रिभुज जो होता है यानी तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज होता है, यानी दोस्तों ये तीन भुजाओं से जो होता है, यानी तीन सरल रेखाएं जो होता है, तीन सरल रेखाओं से जो घिरी हुई आकृति को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें तीन कोण होता है और इसमें तीन शीर्ष भी होता है। जैसे कि दोस्तों एक शीर्ष ए, एक शीर्ष ए, एक शीर्ष ए। ठीक है, इसमें तीन शीर्ष भी होता है और तीन कोण भी होता है। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज जो होता है दोस्तों, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन कोण भी होता है, कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ। ठीक है दोस्तों, इसमें तीन कोण भी होता है और तीन शीर्ष भी होता है, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज जो होता है बाबू, जैसे कि देख लीजिए, आप लोग डायग्राम में देख लीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज इसमें दोस्तों तीन कोण भी होता है और तीन शीर्ष भी होता है, जैसे सी हो गया, ई हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज का जो डिफिनेशन कहता है, यानी तीन सरल रेखाएं जो होता है, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों तीन कोण भी होता है और तीन शीर्ष भी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इनके तीनों कोणों का जो योगफल जो होता है, इन दो तीनों कोणों का योगफल जो होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज जो होता है बाबू, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष भी होता है। ठीक है, और इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर कोण ए हमारा है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है, इसमें शीर्ष ए बी सी होते हैं। ठीक है, इसमें शीर्ष जो होते हैं ए बी सी शीर्ष होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि बाबू त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज जो होता है, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होता है, और इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री का कोण बनता है। और दोस्तों इसमें शीर्ष जो होते हैं ए बी सी शीर्ष होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बाबू, आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा कि समरूप आकृति क्या होता है। ठीक है, यानी समरूप आकृति क्या होता है। तो समरूप आकृति क्या होता है, यानी वह सभी आकृतियां जिनकी आकार समान होता है। ठीक है, यानी वह सभी आकृतियां जिनका आकार सेम होता है, उन्हीं को दोस्तों हम लोग समरूप आकृति कहते हैं। ठीक है, तो समरूप आकृति क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये डायग्राम दोस्तों ए बी सी। ठीक है, तो इन तीन इसमें तीन कोण भी होता है, 3 डिग्री भी होते हैं। ठीक है, तो समरूप आकृति क्या होता है, यानी वह सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं, परंतु इनके आपमान जो होता है, इनके आपमान समान जो होता है, इनके जो होता है आप माप जो होता है, आप माप समान आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अतः सभी वृत्त जो होता है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, उन्हीं को हम लोग समरूप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्पल जैसे उदाहरण, एक त्रिभुज दोस्तों हमारा ये है। ठीक है, इसका कोण 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, इसका कोण दोस्तों अलग अलग है। इसका ये दोस्तों इसकी जो लेंथ है 4 डिग्री, 4 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये हमारा एक दूसरा जो डायग्राम है, ठीक है, इसका 6 है, 8 है, 4 है, इसका 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, एफ जी ई। ठीक है,
तो समरूप जो होता है, समरूपता का नियम जो होता है, समरूपता का पहला नियम देखेंगे। ठीक है बाबू, आप लोग हेडिंग डालिएगा कि समरूपता का नियम फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें बाबू संगत कोण के बराबर होना चाहिए। इसमें कोण का जो संगत होता है बाबू, ये कोण का संगत बराबर होना चाहिए। ठीक है, समरूपता का फर्स्ट नियम। और दूसरा नियम जो कहता है संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होनी चाहिए, और संगत भुजाओं की जो अनुपात होता है वो भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समरूपता को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा कोई कोण ए है और कोण ई के बराबर होगा, कोण बी जो होता है हमारा कोण एफ के बराबर होगा, और कोण सी जो होता है कोण सी की जी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये हमारा डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा जो कोण ए होगा ये कोण ई के बराबर होगा, ये हमारा कोण जो बी होगा ये कोण एफ के बराबर होगा। ठीक है, और कोण जो हमारा ये सी है ये कोण जो होता है जी के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। जैसे कि अगर हम लोग को ए बी अपान जो होता है ए बी अपान एफ ई एफ ज्ञात करना हो, जैसे कि दोस्तों हमारा जो है ए बी, जैसे कि दोस्तों ये हमारा जो ए बी है, ए बी अपान अगर ई एफ अगर ज्ञात करना हो तो हम लोग को कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो ई बी अगर हम लोग को ई एफ ज्ञात करना है तो ये हमारा जो होता है ई बी का मान जो होता है दोस्तों 2 है, उसका 4 होता है, तो इसका दोस्तों 2 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों उसी तरीके से अगर हम लोग को ए सी और ई जी ज्ञात करना है तो 4/8 होगा, तो इसको जो हम लोग काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दोस्तों हम लोग को बी सी और एफ जी अगर ज्ञात करना है तो ये हमारा 3/6, तो ये भी 3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, यही समरूपता का नियम कहता है। ठीक है, इसमें कोड जो होता है समान होते हैं सब। चूंकि सरल संगत जो होता है, यानी चूंकि जो तो संगत कोण जो होता है, यानी चूंकि जो संगत कोण होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के जो होता है आपस में ही बराबर होते हैं। जैसे कि दोस्तों अतः हमारा जैसे कोण ए है, ठीक है, कोण हमारा ए बी सी जो होता है समरूप होते हैं, कोण सब समान होते हैं ई एफ जी। ठीक है, ये हमारा कोण बराबर होता है। जैसे संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात इसमें आपस में बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों कोई हमारा कोण है ए बी सी, ये समान समान होता है दोस्तों ई एफ जी के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बाबू थेल्स प्रमेय क्या होता है, यानी थेल्स प्रमेय क्या होता है बाबू। थेल्स प्रमेय जो होता है यानी दो समान जो होता है, दो समान कोणिक जो होता है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों दो कोण है तो इसके समान भुजाएं दोस्तों समान रहती हैं हमेशा। ठीक है, इसी को हम लोग जो होता है थेल्स जो होता है प्रमेय कहते हैं, यानी दो समान कोणिक भुजाओं में जो होता है उनकी संगत कोण के जो होता है अनुपात सदैव समान रहता है। इसे जो होता है थेल्स नियम का जो होता है समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा डायग्राम है ए बी सी। ठीक है, तो इसका दोस्तों एक कोण ये भी हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक कोण हमारा ए भी बन जाएगा, यहाँ से एक कोण ए भी बन जाता है, यहाँ से एक कोण ए भी बन जाता है, तो इसमें सभी कोण जो होता है समान होती हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति, ठीक है, यानी हमें दोस्तों जैसे कि हमें एक कोण मिला है, अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें बाबू, हमें जो होता है एक कोण मिला है जैसे कि ए बी सी। ठीक है, ये जो पूरा बड़ा वाला है, ठीक है, ए बी सी दिया गया है, जिसमें भुजाएं दोस्तों जो बी सी है। ठीक है, जिसमें भुजाएं, ये जो बी सी भुजा है, बी सी भुजा समांतर खींची गई रेखा, अतः अन्य दो भुजाएं ए बी। ठीक, अन्य दो भुजा एक ए बी है और एक ए सी। ठीक है, यानी हमें एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, यानी हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें भुजा एक जो इसकी बी सी है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं बाबू, यानी हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं दोस्तों ये जो बी सी होती हैं। ठीक है, बी सी, ठीक है, बी सी समांतर खींची गई रेखा और अन्य दो भुजाएं एक ए बी है और एक दोस्तों ए सी है। ठीक है, ए बी और ए सी भुजाओं के जो तक क्रमशः दोस्तों हम लोग एक डी खींच दिए हैं। ठीक है, यानी एक डी खींच दिए हैं, डी पर एक जो होता है यानी ई पर एक रेखा खींची गई है जो डी होती है। ठीक है, यानी ए पे एक रेखा खींची गई है जो डी होती है। ठीक है, तो हम वहाँ पर दोस्तों हमें वहाँ पर सिद्ध करना है कि ए डी जो होता है हमारा ए डी अपान बी डी इजकल टू ए ई अपान ई सी होता है। ठीक है, यानी ए डी अपान बी डी और ए सी अपान ई सी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से दोस्तों हमारा बी और ई जो होता है, बी और ई तथा सी और डी को जो होता है अगर मिलाने पर फिर हमें अगर दोस्तों ये जो होता है डी एम एंड ए सी जो होता है इसके समान होता है, योम ई एन और ए बी जो होता है समान खींचा जाता है। ठीक है, तो अब जो होता है बाबू, अब अगर हमारा कोण जैसे ए डी ई अगर कोण को अगर हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका 1/2 जो होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/2 इसका आधार हमारा ए डी हो जाएगा और उसका ऊंचाई जो होता है ई एन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अगर दोस्तों अगर इसका हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका एरिया जैसे ए डी ई होता है बराबर दोस्तों 1/2 ए डी इंटू ई एन होता है, ठीक है। इसी प्रकार ए आर इजकल टू जो होता है बी डी ई यानी हाफ जो होता है 1/2 बी डी वी इंटू ई एन होता है। तो दोस्तों ए डी ई बराबर जो होता है यानी ए डी ई बराबर हाफ यानी 1/2 1/2 ए ई डिवाइड बाई डी एम होता है। तो यानी डी जो होता है डी ई सी अगर हम लोग को निकालना होता तो 1/2 ई सी इंटू डी एम आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग को इसको पता ज्ञात करना है तो दोस्तों जैसे कि हमारा ए डी ई बराबर होता है बी डी ई, तो यानी हाफ जो होता है यानी 1/2 ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाई 1/2 ओ वी एंड ओ एन होता है, ठीक है। तो आगे फिर बढ़ेंगे यानी ए डी ई बराबर होता है बी डी ई, तो यानी ए डी अपान बी डी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और ए डी ई बराबर दोस्तों ए डी ई अपान जो होता है डी ई सी, तो इसको दोस्तों 1/2 ए ई और डी एन और ए सी और डी एम जो होता है डी एम से डी एम कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा ए डी ई अपान बी ए डी ई अपान जो होता है डी ई सी। तो दोस्तों ये हमारा बचेगा ए ई अपान ए सी, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारा क्या होगा ई एन से ई एन कट जाएगा, तो यहाँ ए डी अपान ओ डी डी वी बचेगा, इसको समीकरण फर्स्ट। जैसे बाबू अगला जो हमारा ट्रेंगल होता है यानी बी डी ई और जो अगला दूसरा त्रिभुज जो होता है यानी डी ई सी जो, ठीक है, एक ही आधार पर जो होता है ई डी जो होता है यानी डी ई तथा समांतर रेखाएं जो होता है बी सी और डी ई के बीच बनना जो त्रिभुज बनता है उसी को हम लोग कहते हैं। अतः एरिया जो होता है बाबू एरिया जो होता है बी डी ई इजकल टू डी ई सी का, तो हमको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अतः यानी चूंकि समीकरण 1 और 2 और 3 से हमें प्राप्त जो होता है ये हमें प्राप्त होता है बाबू ए डी अपान डी वी डिवाइड इजकल टू ए ई अपान ए सी प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलिए एक उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई त्रिभुज यानी ए बी सी डी है, ठीक है, एक समलंब है, ठीक है, एक समलंब यानी ए बी सी डी है जिसमें दोस्तों ए बी बराबर है डी सी के और असमांतर भुजा जो होता है ए डी और जो होता है बी सी पर जो होता है क्रमशः बिंदु ई और एफ से जो होता है इस प्रकार स्थिर है कि ई एफ जो होता है भुजा और ए बी के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि जो होता है दोस्तों ए ई अपान ई डी इजकल टू बी एफ अपान एफ सी है, ठीक है। इसको हम जैसे कि दोस्तों ये हमारा त्रिभुज है, तो ये हमारा दोस्तों जैसे ए बी हो गया, ठीक है, ए बी और बी सी, ठीक है, बी सी और सी डी और ए डी। तो ठीक है, इसके जो है समांतर हम लोगों ने एक पैरेलल खींच दिया ए ई, तो हमारा दोस्तों जो त्रिभुज आ जाएगा ए सी यानी ए बी और सी जो हमारा एक त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज हमारा बनेगा दोस्तों बी यानी ए डी और सी बनेगा, ठीक है। तो ए और सी का जो होता है मिलाने पर यानी ए और सी ये जो हम लोग मिलाएंगे, कलर चेंज कर ले रहे हैं बाबू, यानी ए और सी जो होता है थोड़ा मोटा इसको कर देंगे कलर थोड़ा, यानी ए सी जो होता है ए सी को हम लोग मिलाने पर जो हमें जो होता है जो ए सी को जो हम लोग मिलाएंगे ए सी को मिलाने पर तो हमारा जो ई एफ जो होता है, ठीक है, यानी ई एफ है। तो इस पर दोस्तों हम लोग एक पॉइंट बैठाते हैं जी, ठीक है, जी पर प्रच्छेद करेगा यानी जी पर काटता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ए सी पे जो होता है अगर ए सी पे अगर हम लोग मिलाएंगे तो ई एफ जो होता है उस पर जी पॉइंट एक प्रच्छेद काटता है, ठीक है। तो हमारा ए बी और जो होता है डी सी, ये जो हमारा ए बी होता है ये हमारा ए बी और ये जो डी सी होता है, ठीक है, यानी ए बी और डी सी दोनों बराबर पैरेलल होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो होता है ई एफ और ए बी पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए हम लोग ई एफ और डी सी जो होता है ई एफ और डी सी एक ही रेखा में समांतर है, तो रेखा में परस्पर समांतर होती हैं। अब हम लोग जो तो मिलता है डेल्टा ए डी ई सी, ठीक है, हमें जो दूसरा नया त्रिभुज मिलता है यानी ए डी और जो होता है ए डी सी जो हमारा जो नया त्रिभुज हमको मिलता है, ठीक है, ए डी सी। तो ए डी सी से हमारा जो होगा दोस्तों ई जी ए जी जो होता है पैरेलल होगा डी सी से, तो क्योंकि जो होता है ई एफ जो होता है बराबर होगा डी सी से, तो अतः हमें ए ई अपान ई डी बराबर ए जी अपान जी सी। तो ये जो होता है थेम्स जो होता है यानी थेम्स जो होता है यानी थेल्स पर में समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसीलिए इसी प्रकार जो होता है अगर हमारा जो ट्रेंगल होता है जैसे कि हमारा जो ट्रेंगल होता है यानी ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी में अगर दोस्तों हमारा जो होता है सी जी जो सी जी हमारा होता है बाबू, तो हमारा जो ट्रेंगल होता है सी जी, ठीक है, हमारा जो ट्रेंगल होता है यानी सी जी
सी जी बराबर हो जाएगा सी एफ अपान जो होता है वी एफ का, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारा ए जी अपान जी सी और जो होता है वी एफ अपान एफ सी जो होता है, जो समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अतः हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से जो हमें प्राप्त होगा, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जो हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, मेरा जो होता है जैसे ये देखो जी सी, ठीक है, ये जी सी और ये जी सी कट जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा जो होता है जैसे कि बाबू जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को करेंगे तो हमारा ये जी सी और ये जी सी कट जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कटेगा बाबू, ये जो होता है वी एफ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बचता है यानी ए ई अपान जो होता है ए ई अपान ए डी बचता है, और वी एफ अपान बी सी ई जो होता है बी एफ अपान एफ सी बचता है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड तक। उसके बाद हम लोग लगाते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है यानी एक समकोण त्रिभुज होता है, यानी एक समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण का वर्ग और शेष दो भुजाओं के वर्ग का योग जो होता है योग के बराबर होता है, तो वही हमारा पाइथागोरस कहता है। जैसे अगर हम लोग कर्ण का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो अगला जो दो बचता है, दो त्रिभुज दो भुजाएं, ठीक है, उन दोनों का स्क्वायर का योग जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो होता है कोण का वर्ग जो होता है, कोण का जो वर्ग यानी शेष जो होता है दो भुजाएं का वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर हम लोग कर्ण का स्क्वायर कराएंगे तो बराबर आधार का स्क्वायर अपान जो होता है लंब का स्क्वायर, ये दोनों का योग जो होता है बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद करते थे आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें हमें बी के परपेंडिकुलर एक पॉइंट खींचते हैं यानी बी डी, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग एक नया त्रिभुज बनाए ए बी और डी, ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति अगर हम लोग करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज यानी ए बी सी है हमारा जो एक समकोण त्रिभुज है, यानी हमारा जो असमकोण त्रिभुज यानी ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर इसकी उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, तो हमारा समकोण त्रिभुज जो होता है यानी ए बी सी तो दिया गया है, जिसमें हम लोग को अगर कोण भी अगर समकोण कर दें, अगर जो बी कोण है अगर इसको हम लोग समकोण कर देते हैं तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बी डी अपान जो होता है यानी ए सी जब अगर हम लोग पैरेलल पर कर देते हैं, इसे खींचेंगे पैरेलल खींच देंगे, तो अब हमें क्या मिलता है दोस्तों, जो कोण बनता है यानी ए डी बी प्रोपोर्शनल टू जो होता है हमारा ए बी सी, ठीक है। यानी ए बी सी जो होता है समान होगा ए डी बी के। तो अतः हम लोग ए डी जो होता है हमारा ए डी अपान ए बी और ए बी अपान ए सी जो होता है, ये जो होता है भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ए डी इंटू ए सी इजकल टू ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। तो जो हमारा कोण बनता है दूसरा वाला यानी बी डी सी जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है डेल कोण ए बी सी के इसके बराबर समरूप होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बाबू। तो आगे जैसे कि हमारा जो सी डी होता है यानी सी डी अपान बी डी, ठीक है, सी डी अपान बी सी इजकल टू बी सी अपान ए सी जो ये भुजाएं होती है समानुपात। आगे बात करते हैं तो हमारा सी डी इंटू ए सी इजकल टू हम लोग बी सी का स्क्वायर करेंगे, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मानते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो होता है सी डी और बी ए सी इजकल टू बी सी का स्क्वायर मानते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जब हम लोग जोड़ेंगे तो समीकरण हमारा जो फर्स्ट है बाबू ए डी स्क्वायर सॉरी ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी इजकल टू हमारा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ए सी इंटू हमारा हो जाएगा, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ए डी प्लस सी डी इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इंटू ए सी जो होता है इजकल टू ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ए सी स्क्वायर जो होता है दोस्तों ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर जो हमारा आता है यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि अगर हम लोग कर्ण का जो होता है अगर एक का स्क्वायर कर दे रहे हैं, कर्ण का अगर वर्ग कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका दो शेष भुजाएं बचती हैं उनका भी जो होता है योग जो होता है वो बराबर होता है इसके, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये सिद्ध हो गया, प्रूफ दैट, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर दोस्तों हम लोग अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।